हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सोहेल बागवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान सीएचओ का सिलेबस, उसको ट्रिक से के साथ आपको कैसे याद करना है। देखो, 2022 के अंदर जो सिलेबस आया है, ऐसा कहा जाता है कि जिसको पूरा सिलेबस याद होता है उसका 30% कंप्लीट हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर। 30% आप बिल्कुल कवर कर पाओगे। अब देखो, आपको टोटल टॉपिक है 14 टॉपिक है, 14 टॉपिक है। यहाँ से स्टार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस से लगाकर बेसिक ह्यूमन बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ से लगाकर आपका यहाँ से एंड तक सबसे लास्ट में है मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ तक आपका पूरा टोटल है। और इस सिलेबस को आपको कैसे याद करना है पूरा, उसके बारे में आपको ट्रिक बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। ये आपको टोटल 14 टॉपिक है। पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, दूसरा टॉपिक है आपका बेसिक ह्यूमन बॉडी, तीसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, चौथा है आपका चाइल्ड हेल्थ, और पाँचवा है फैमिली प्लानिंग एंड एडल्ट हेल्थ, छठा है मेटरनल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, न्यूट्रिशन, स्किल बेस्ड, जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज, जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न्स, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन। इस पूरे सिलेबस को आपको कैसे याद करना है एक एक, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, इस सब टॉपिक के बारे में हम जानेंगे ट्रिक के हिसाब से, जिससे आपको आराम से याद हो जाए और ये आपको पूरा ए से लगाकर एंड तक आपको पूरा याद होगा आपको, है ना। चलो आपको शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस बेसिक ह्यूमन बॉडी। इसको कैसे याद करना है? इसको याद करना जैसे सीएचओ साहब BG है, BG बेसिक ह्यूमन बॉडी और जनरल अवेयरनेस। या फिर आप इसको एक दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि सीएचओ साहब को बेसिक ह्यूमन बॉडी की जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या? सीएचओ साहब को बेसिक ह्यूमन बॉडी की जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो, आपका ए क्लियर हो गया, बी क्लियर हो गया। आपका ये मतलब दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब तीसरा है C, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये आपके इसको यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ से लगाकर आपका लिखा हुआ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ये आपको पूरा कैसे याद करना है, चलो देखते हैं अपन। देखो, पहले आपको क्या याद करना है। हिमाचल प्रदेश में कोको कोला है। क्या याद करना है? हिमाचल प्रदेश में कोको कोला है। तो देखना, हिमाचल प्रदेश मतलब होता है हेल्थ केयर प्लानिंग, कोको कोला है मतलब सीसी कॉन्सेप्ट कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। ये आपको हो गया पूरा। वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, स्वस्थ और स्वच्छता के लिए। आप देख दोगे यहाँ हिमाचल प्रदेश बहुत ही पहाड़ी वाली जगह है, घूमने की जगह है, तो एक्चुअली वहाँ आपका एनवायरनमेंट तो अच्छा ही होगा ना। तो आपको देख लो वहाँ पे हेल्थ एंड सेंसेशन, आपको देख लो ये दोनों लाइन क्लियर हो जाएगी अभी। हिमाचल प्रदेश देखो, CCH कोको कोला है, कंसर्ट कम्युनिटी हेल्थ, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेंसेशन, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये देखना, ये लाइन आपको कैसे याद होती है, हेल्थ केयर की प्लानिंग वाला। वहाँ पर हेल्थ केयर की प्लानिंग भी हो सकती है अलग अलग लेवल पर। देखो, हिमाचल प्रदेश में हेल्थ केयर अच्छा, वहाँ का अगर क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ हेल्थ केयर कैसी हो सकती है ना। तो देखो, हेल्थ केयर की प्लानिंग, हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, ठीक है। आपको 1 2 ये 3 याद होगी। अब आपको ये 3 कैसे याद करने, ये देख तो चलिए देख लो। देखो, BMW में इन्फेक्शन नहीं होता है। क्या याद करना है आपको? BMW में इन्फेक्शन नहीं होता। एक्चुअली यार, आपने सुने होगा BMW कार तो महंगी कार होती है, तो उसमें से इन्फेक्शन तो हो ही कैसे सकता है। तो देख लो, आपको थोड़ा सा इसमें याद चेंज करना थोड़ा सा, इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट BMW, ठीक है, BMW, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल, BMW में इन्फेक्शन कैसे हो गया? इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता ना। तो ठीक है ना, ये आपको हो गया। ये देखो, आपको ये हो गया। अभी आपके ना ये 2 बचे हैं, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक है देखना। बीएमडब्ल्यू में बैठकर एपी पियेंगे। एपी पी नहीं होती, एपी फीस होती है, आप जूस पीते हो। तो बीएमडब्ल्यू में बैठकर एपी पियेंगे, वहाँ ना कोई सर्विलांस है और ना कोई इंटरफेयर करने वाला है। क्या है? बीएमडब्ल्यू में बैठकर एपी पियेंगे, वहाँ ना कोई सर्विलांस है और ना ही इंटरफेयर करने वाला। अब देखना, अब आपको याद हो जाएगा। देखो, बीएमडब्ल्यू में बैठकर एपी पियेंगे, बीएमडब्ल्यू आगे एपिडेमियोलॉजी, जिसे कहते हैं महामारी कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी
और क्या पियेंगे अपन, एपी। एपी पीते हैं उससे होता है प्रोसेस, और कैसे पिया जाता है वो बोलते हैं अप्रोच। एपिडेमियोलॉजी, अप्रोच एंड प्रोसेस। ठीक है, ये आपको पूरे ये भी लेना आपकी पूरी होगी। देखो यार थोड़ा बहुत तो इसे रियलिटी से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ये जुगाड़ करना पड़ता है ना, इसलिए आप वहाँ पर कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, ना कोई सर्विलांस है ना कोई इंटरफेयर करने वाला। सर्विलांस एंड इंटरप्रेशन ऑफ डाटा है। ठीक है, ये भी आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, ये आपको मतलब पूरा ये हो गया है। ठीक है, ये आपको देख लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, और इसका मतलब होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या की, सर्विलांस और इंटरनेट डाटा होता है ना, उस डेमोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, देख लो आपको ये पूरा, ये आपको एक ट्रिक के हिसाब से आपको पूरा हो गया है। अब आपकी दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक है आपको चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या याद करना है आपको, सीएनबी मैनेजमेंट, ये को छोड़ना भी, तो ये करना चाइल्ड हेल्थ के अंदर सीएनबी मैनेजमेंट की कमान न्यू चाइल्ड को देनी चाहिए, उससे ही हेल्थ की प्रॉब्लम सही हो सकती है। इसको आप एक दो बार याद करोगे ना, याद हो जाएगा। मैनेजमेंट की कमान न्यू चाइल्ड को देनी चाहिए, उससे ही हेल्थ की प्रॉब्लम सही हो सकती है। स्पेलिंग भी मत जाना है कमान लिखा हुआ, लेकिन आपको याद करने के लिए थोड़ा बहुत लिखा है कि मतलब आपको याद हो जाए आराम से, है ना। आप देखने की पूरी लिंक कैसे याद होती है। सीएनबी मैनेजमेंट मतलब केयर, केयर ऑफ न्यू बॉर्न, केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। सीएनबी हो गया, केयर ऑफ न्यू बॉर्न बर्थ। ठीक है, ये तो मतलब एसेशनल केयर। ठीक है ना, इसलिए आपको ये लिखा है, इसलिए आपको ये बाद में याद रखना है ना। फिर देखना मैनेजमेंट की कमान, मैनेजमेंट ऑफ कमान, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यू चाइल्ड, न्यू नेटर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी पूरी लाइन होगी ये भी। ठीक है, ये आपकी पूरी लाइन हो गई है। मैनेजमेंट कॉमन ऑफ न्यू नेटर चाइल्ड हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपकी पूरी लाइन आपकी हो चुकी है। ठीक है, ये आपका हो गया दो, एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई। अब तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटाल चाइल्डहुड इलनेस। इसका कैसे याद करना है, चाइल्ड का और चाइल्ड का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बचपन की बीमारी के बचाव के लिए, ये थोड़ा हटा देना आप ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। हाँ, चाइल्ड का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बचपन की बीमारी के बचाव के लिए आरबीएस के और यूएपी का टीका लगाया जाता है। वापस क्या बोलना है, चाइल्ड का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बचपन की बीमारी के बचाव के लिए आरबीएस के और यूआईपी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, वापस देखो आ गया, क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के लिए और बीमारी के बचाव के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आ गया। चाइल्डहुड इलनेस मतलब बचपन की बीमारी होता ना, उसके बचाव के लिए क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम आरबीएस की और यूआईपी का टीका लगाया जाता है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूआईपी मतलब होता है टीका, होता है ना, टीका का प्रोग्राम होता है। ये आपको सुना होता है आपने, यूनिवर्सल को सार्वभौमिक वाला, है ना। ये आपको देखो ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है आपका फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंस हेल्थ। इसको आपको कैसे याद करना है, ये थोड़ी ठीक थोड़ी है हंसी मजाक वाली, आपको मज़ा भी आएगा इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ गायनोलॉजिकल कंडीशंस लगाकर मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। ये आपको पूरा कैसे याद करना है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। फैमिली प्लानिंग एडोलसेंस हेल्थ, इसमें कैसे याद करना पूरा, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ। पापा फैन एमटीसी कंपनी का लाना, क्या बोलना है, पापा जो फैन है एमटीसी कंपनी का लाना है। कौन सी कंपनी का लाना है, एमटीसी कंपनी का लाना है। फैन कौन सा लाना है, एमटीसी कंपनी का लाना। यहाँ लिखा मैंने पापा क्यों लिखा, तो फैमिली प्लानिंग तो आपको पता ही है पापा ही करेंगे एक्चुअली में ना। तो आप देखते हैं एमटीसी कंपनी का लाना। एमटीसी का क्या मतलब है, देखो पापा फैन, ठीक है, पापा फैन मतलब पंखा, एमटीसी कंपनी का लाना। तो फैमिली प्लानिंग समझ में आएगा, फैमिली प्लानिंग की मेथड, टेक्निक एंड काउंसलिंग, ये आपका हो गया पूरा। ठीक है, हो गया ना। एमटीसी कंपनी मतलब एम मेथड, टी मतलब टेक्निक्स, किसी मतलब काउंसलिंग, मतलब कौन सी कंपनी का लाना, एमटीसी। एमटीसी मतलब आपको पता चल जाएगा, फैन का मतलब पता चल जाएगा, कौन लाएंगे, फैन पापा लाएंगे। पापा मतलब कौन करेंगे, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या है, एमटीसी। एमटीसी क्या है, मेथड, टेक्निक एंड काउंसलिंग, ये आपको पूरा हो गया। कौन सी कंपनी का लाना, एमटीसी कंपनी का लाना। समझ में आ गया, इसके अंदर होगा मेथड्स, टेक्निक्स एंड काउंसलिंग, ये आपको पूरा हो गया। ठीक है, अब देखना आगे क्या, आगे अगली लाइन क्या रखनी है।
ज्ञानचंद जी ने एमए की एमटीपी एक्ट कॉलेज से। क्या की? ज्ञानचंद जी ने एमए की है एमटीपी एक्ट कॉलेज से। ज्ञानचंद जी ने क्या किया है? एमए की है कौन से कॉलेज से? एमटीपी एक्ट कॉलेज से। ज्ञानचंद जी ने एमए की है एमटीपी एक्ट कॉलेज से। अब देखो ऐसा क्या है? ज्ञानचंद मतलब गायनोलॉजिकल कंडीशन, जीसी हो गया। जी ने एमए मेडिकल एबॉर्शंस हो गया एमए। एमटीपी एक्ट कॉलेज से किया। एमटीपी एक्ट मैनेजमेंट टीनेज प्रेगनेंसी, मैनेजमेंट टीनेज प्रेगनेंसी। ठीक है, हो गया पूरा। वापस ऊपर आइए आप। ठीक है, ज्ञानचंद जी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन क्या हो गया? ज्ञानचंद जी ने क्या किए? एमए किए मेडिकल एबॉर्शन। कौन से कॉलेज से किए? इसमें एमटीपी एक्ट कॉलेज से। एमटीपी एक्ट मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट टीनेज और प्रेगनेंसी। या ये भी लेना आपको पूरी याद हो गई। ठीक है, ये आपको पूरी याद हो गई, मैनेजमेंट ऑफ टीनिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ये मतलब आपको 1 2 3 4 ये लाइन मैंने छोड़ी आपके लिए। आप मुझे सब अपना कमेंट सेक्शन में बताना इसकी क्या होगी ट्रिक, है ना। आप मुझे बताना इसकी ट्रिक, मुझको पता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना कमेंट में बताएं। वरना अगर आपने बताया तो आप मुझे कह देना कमेंट के अंदर, इसके लिए ट्रिक भी बता दूंगा ना। इसकी थोड़ी ट्रिक की अलग तो टाइप की, इसलिए थोड़ा मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप जरूर बताएंगे। और हाँ, इस लाइन का आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इस लाइन की क्या हो सकती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग होगी। इसका मतलब क्या होता है? फैमिली प्लानिंग एंड मतलब पापा फैन कौन सा लाना है? एमटीपी से कंपनी लाने। और ज्ञानचंद जी ने क्या किया? एम है कौन से कॉलेज से? एमटीपी एड कॉलेज से। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। ठीक है, अब आएगा एफ मैटरनल हेल्थ। इसके अंदर आपको क्या याद करना है? अब देखना, इंट्रोडक्शन ऑफ RMN CHA प्रोग्राम, एंटी नेटल केयर, इंटरनेटल केयर, है ना, और पोस्टपार्टम केयर और एयरली आइडेंटिफिकेशन, ये वाला ना। इसको आपको मैटरनल हेल्थ को कैसे याद करना है देखना। आपको मतलब इस तरीके से इसमें याद करना है कि एक RMNS CHA एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? इसमें लिखा होने से RMNS CHA प्रोग्राम में आंटी होते हैं ना, आंटी इंटरपोस्ट है। क्या है? RMNS CHA प्रोग्राम है, उसमें एंटी क्या है? आंटी एक इंटरपोस्ट है। एंटी क्या है? इंटरपोस्ट है। RMNS CHA प्रोग्राम में एंटी इंटरपोस्ट है, तभी वो अच्छी केयर करती है। ठीक है, केयर का मतलब हो गया यहाँ पे केयर। एंटी क्या है? एंटी इंटरनल केयर। इंटर मतलब इंटरनेटल केयर एंड, और यह हो गया पोस्ट पार्टम केयर। ठीक है, RMNS CHA प्रोग्राम में एंटी इंटर पोस्ट है, तभी वो अच्छी केयर करती है। इसमें देखो RMNS CHA प्रोग्राम के बारे में आ गया, या RMNS प्रोग्राम एंटी इंड आ गया, एंटी आ गया, क्या करती है? केयर, तो एंटी नेटल केयर हो गया। इंटर के बारे में आ गया तो इंटरनेटल केयर हो गया। पोस्ट आ गया तो पोस्ट हो गया। ठीक है, 2 लाइनों के अंदर आपको पूरा ये सिलेबस हो गया। ठीक है, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रेफरल एंड कॉम्प्लिकेशन। इसको कैसे याद करना है अब देखेंगे आप। मैनेजर ने पेशेंट, ये थोड़ा पेशेंट स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, आप थोड़ा सुधार कर लेना, है ना। मैनेजर ने पेशेंट से जल्दी ही आईडी मांगी और रेफर किया। ये थोड़ी गलत है यार, क्या बात गलत कैसे हो? कोई बात नहीं, हो जाता है यार थोड़ा बहुत। ठीक है, ये 2 स्पेलिंग गलत है, इसके बारे में आपसे। मैनेजर ने पेशेंट से जल्दी आईडी मांगी और उसे रेफर किया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट केस था। मैनेजर ने किससे आईडी मांगी? पेशेंट से। क्यों मांगी? क्योंकि उसे रेफर करना था, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट केस था। ठीक है, मैनेजर ने आईडी मांगी। देखो एर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी आईडी मांगी। एर्ली आइडेंटिफिकेशन किसने मांगी? मैनेजमेंट। एर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजर ने मांगी। क्यों करना मांगी? क्योंकि उसको रेफर करना था, क्योंकि वो केस क्या था? कॉम्प्लिकेट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड रेफरल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इसका याद हो गया। मैनेजर ने पेशेंट से जल्दी आईडी मांगी क्योंकि उसे रेफर करना था, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट केस था उसका। ठीक है, आपको पूरा हो गया मैटरनल हेल्थ। अब देखना, यह है कम्युनिकेबल डिसीज। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार की डिसीज आपके सिलेबस के अंदर बताई गई है। कम्युनिकेबल डिसीज फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज सेकंड और कम्युनिकेबल डिसीज थर्ड। और सबसे ऊपर है एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसीज। इसको आपको कैसे याद करना है देखते हैं, चलिए इसको मतलब कैसे याद करें आप। कम्युनिकेशन डिसीज, अब देखो कम्युनिकेबल डिसीज मतलब आपको याद करना है CD। क्या याद करना है? CD कहते हैं, आपको सीधे याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक
ठीक है। अब देखो एपी आपने आगे देखी होगी, BMW अपने एपी पी थी। एपी का मतलब महामारी होता है, लेकिन आप थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव लेना पड़ता है। ये तो ये नेगेटिव वर्ड है महामारी, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ता है। ये देखो एपी स्पेसिफिक सीडी है, स्पेसिफिक सीडी है। एपी क्या है? स्पेसिफिक सीडी है, ठीक है। स्पेसिफिक सीडी है जो विज सीडी से भी खतरनाक होती है। सीडी मतलब कम्युनिकेशन डिसीज, विज सीडी से भी खतरनाक होती है। सीडी मतलब आप वो देख सकते हो, अपन जब लाभ पता हो तो अपन पहले डीवीडी आती थी, अपन सीडी डाल के देखते थे मूवी वगैरह, तो आप उस हिसाब से सीडी याद कर लेना। और विज को है वो मूवी नाम याद कर लेना कि क्या विज क्या है, विज एक सीडी है। तो एपी स्पेसिफिक सीडी है जो विज सीडी से भी खतरनाक है। खतरनाक मतलब महामारी होती है, खतरनाक तो आपको याद हो जाए, खतरनाक मतलब महामारी। एपी क्या होती है? खतरनाक है। तो एपी स्पेसिफिक सीडी है जो विज सीडी से भी खतरनाक है। एपी स्पेसिफिक सीडी है जो विज से भी खतरनाक। आप कैसे याद करना हम देखो। एपिडेमियोलॉजी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसीज, एपी क्या है? स्पेसिफिक सीडी है, ठीक है। आपको ये पहले लाइन याद होगी, एपिडेमियोलॉजी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसीज। एपी कौन सी है? स्पेसिफिक सीडी। आपको पूछे कि एपिडेमियोलॉजी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसीज के बारे में तो आप बता पाओगे कौन सा डिसीज है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। अब आपको याद करना क्या बताया था मैंने, एपी स्पेसिफिक सीडी है जो विज क्या है? विज सीडी से भी खतरनाक है। कौन सा खतरनाक है? विज सीडी से भी खतरनाक है। विज का मतलब देखना, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब समझ में आ गया आपका? वेक्टर बॉर्न डिसीज, इन्फेक्शस डिसीज, तीसरा होता है जूनोटिक विज। आ गया ना? वेक्टर बॉर्न डिसीज, इन्फेक्शस डिसीज एंड जूनोटिक डिसीज, ठीक है। आपका ये तीनों आपका हो गया, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज आ गया। आपको 3 प्रकार की डिसीज होती है। सीडी कितनी होती है? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और एपी कौन सी है? स्पेसिफिक सीडी, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज आपको पूरा हो गया। अब आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फर्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेकंड, ऑक्यूपेशनल डिसीज, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर और एल्डरली केयर। इसको आपको कैसे याद करना है आप देखिएगा। वो तो हो गया सीडी, ये हो गया एनसीडी, ठीक है। आपको क्या याद करना है? एनसीडी एक ओडी कार है। एनसीडी क्या है? ये ओडी कार। आपको याद रखना वैसे ओडी कौन सी कार है? एनसीडी है। आपको मतलब एनसीडी क्या है? एनसीडी मतलब क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आपको एनसीडी याद करना है। एनसीडी क्या है? ओडी कार। आपको राज्य से पूछे कि ओडी कार क्या है, तो आपको याद हो जाना चाहिए एग्जाम के अंदर कि ओडी कार मैंने सुना है एनसीडी है। ओडी क्या है? एनसीडी। एनसीडी क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी मतलब ऑक्यूपेशनल डिसीज, जो व्यावसायिक रोग होते हैं ना, व्यावसायिक रोग जैसे सिलोकोसिस रोग होते हैं ना, उसके अंदर आता है। इसलिए एनसीडी क्या है? एक ओडी कार। ओडी का मतलब क्या हो जाए? ऑक्यूपेशनल डिसीज। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा ना सीधा कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल डिसीज, क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है या बहुत है या दोनों है या नन ऑफ अबव या इन चारों में से कोई नहीं है। तो आपको ओडी कार आती सीधी याद है। ओडी क्या? एक एनसीडी। एनसीडी मतलब क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इससे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गई। और ओडी कार की कंडीशन कैसी है? फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन है। कैसी कार कंडीशन है? ओडी कार की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है। समझ में आ गया? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इसका देखना, ठीक है। ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल। ओडी कार क्या है? ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। ओडी कार क्या है? ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है? एनसीडी क्या है? एक कार है। कौन सी? ओडी डिसीज। 3 आपका हो गया। अब देखना मैटरनल हेल्थ एंड सब्सटेंस डिसऑर्डर एंड एल्डरली केयर। अब देखो मेंटल हेल्थ खराब हो तो आदमी सैड हो जाता है। मेंटल हेल्थ खराब हो तो आदमी क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। पहले आपको है ना ये लाइन याद रखनी है। पहले तो ये नहीं याद रखना है। मेंटल हेल्थ खराब हो तो आदमी सैड हो जाता है। मेंटल हेल्थ खराब हो तो आदमी सैड हो जाता है। अब मेंटल हेल्थ खराब हो तो आदमी कैसे सैड होता है? अब देखना, अब देखो मेंटल हेल्थ खराब हुई तो क्या होता है? सैड। देखो सैड, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सैड हो गई पूरी फुल फॉर्म। तो मेंटल हेल्थ कब खराब होती है? जब आदमी सैड होता है। सैड का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ठीक है, आपका होता है। और जब ये सैड होता है तो उसको किसकी जरूरत होती है? एल्डरली केयर, बड़े लोगों की केयर की जरूरत होती है ना। आपके बड़े लोग होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, है ना, जिसका आपका एल्डरली केयर, ठीक है। एल्डरली केयर भी हो गया आपका, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आपको इसमें एक याद रखना है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एक आपको थोड़ा ये याद रखना है, वरना आपको मैंने ये पूरा करा दिया,
ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? मेंटल हेल्थ खराब होती है तो आदमी क्या होता है? सैड, ठीक है, और सैड होता है तो उसको वापस किसी केयर की जरूरत होती है? एल्डरली केयर, बड़े लोगों की केयर, एल्डरली केयर, ये आपको पूरा हो गया। अब आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ऐसा कर फूड बॉर्न डिसीज एंड फूड सेफ्टी, ठीक है। इसको आपको कैसे याद करना है? देखो, निया नाम की लड़की है, निया नाम की लड़की, निया नाम की लड़की को न्यूट्रिशन का असिस्टमेंट देना है। निया नाम की लड़की को क्या देना है? ये आपको याद करना है। निया नाम की लड़की को न्यूट्रिशन का असेसमेंट देना है। अब निया नाम की लड़की को न्यूट्रिशन देना है ना, ये मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन इंट्रोडक्शन असेसमेंट, पहले नाम क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट, ठीक है। और दूसरी क्या आपकी? न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब दूध होता है, माता जब दूध पिलाती है बच्चों को, तो बच्चे को माता के अंदर कौन कौन से वो न्यूट्रिशन देने चाहिए जिससे वो उसका है जो बच्चा है जो एकदम अच्छा हो, है ना। इसके बारे में देखो, एनडीपी गोली दूध लैक्टेशन के लिए अच्छी होती है। क्या याद रखना है? एनडीपी की गोली दूध, मतलब लैक्टेशन होता है ना दूध के लिए, इसलिए दूध लिखा। एनडीपी की गोली दूध लैक्टेशन के लिए अच्छी होती है। एनडीपी की गोली दूध लैक्टेशन के लिए अच्छी होती है। एनडीपी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया। एनडीपी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, देखो आपको हो गया, लाइन आपको पूरा हो गया। देखो तो देखो, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन आपकी पूरी लाइन होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है? एनडीपी गोली दूध लैक्टेशन के लिए अच्छी होती है। आपको 2-3 वो याद करोगे ना, आपको याद हो जाएगा। एनडीपी गोली दूध लैक्टेशन के लिए अच्छी होती है। एनडीपी की गोली दूध लैक्टेशन के लिए अच्छी होती है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, आपको पता चल जाएगा ये किसका पार्ट है, तो ये न्यूट्रिशन का पार्ट है। और आप देखना, अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो तो बच्चे बड़े और एजड मजबूत होंगे। अगर न्यूट्रिशन अच्छे हो तो बच्चे बड़े और एजड मजबूत होंगे। आपको याद रखना है, अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो तो बच्चे बड़े और एजड और मजबूत होंगे। इससे क्या, बच्चे मतलब होता है चाइल्ड, इसका मतलब होता है बड़े, एडल्सेंट, एज मतलब एल्डरली, ठीक है। देखना ये आपको फ्री हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ इन्फांस, न्यूट्रिशन अच्छा हो तो मतलब इन्फांस तो होता है कि कौन कौन से बच्चों के लिए अच्छा होता है न्यूट्रिशन, बड़े के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन अच्छा होता है जिनके लिए उनका शरीर अच्छा हो, ठीक है। चाइल्ड हो गया, एडल्सेंट हो गया, एल्डर, ये लाइन भी आपकी पूरी हो गई। ये हो गई, ठीक है। और अगर इनको ये ना दिया जाए तो उनको क्या हो जाता है? अगर इनको न्यूट्रिशन ना दिया जाए तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और न्यूट्रिशन से कौन कौन सी कमी से रोग हो जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये भी हो गया, अगर इनको ये ना दिया जाए तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। फूड बॉर्न डिसीज एंड फूड सेफ्टी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। फूड खाने से कौन कौन से रोग होते हैं? फूड बॉर्न डिसीज, ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखो यार, ये ना स्किल बेस्ड, इसको मतलब ये वाला ना स्किल बेस्ड, ये मतलब आप अगर ये क्या 2 बार देखोगे ना नॉर्मली, पब्लिक हेल्थ स्किल, जनरल स्किल, लेबोरेटरी स्किल, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, मैटरनल हेल्थ स्किल, रिप्रोडक्टिव एंड एडल्सेंट हेल्थ स्किल, न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ स्किल, इसको मतलब 1 या 2 या 3 बार देखो ना तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। इसकी कोई ट्रिक बनाने की काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है। अगर आप वरना आप इसको 1 या 2 बार देखोगे ना, नॉर्मल सी चीज़ें, अगर आप जैसे जनरल चीज़ें अगर आप आसपास देखते हो, अगर आपने नर्सिंग की काम किया हो कहीं नहीं किया तो भी आपको ये पता होती है, नॉर्मल सी स्किल आपको आनी चाहिए, है ना। देखना आप, तो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे याद करना है। स्किल बेस्ड ना, पब्लिक और जनरल स्किल के लिए आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। पब्लिक और जनरल स्किल के लिए आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, तभी आप कॉमन और इमरजेंसी स्किल के बारे में जान पाओगे। पब्लिक और जनरल स्किल के लिए आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, तभी आप कॉमन और इमरजेंसी स्किल के बारे में जान पाओगे। देख लो, ठीक है ना। पब्लिक और जनरल स्किल के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा? लेबोरेटरी, दोनों आपके हो गए। पब्लिक जनरल स्किल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?
लेबोरेटरी में, तभी आप कौन सी स्किल जान पाओगे, कॉमन कंडीशन और इमरजेंसी के बारे में जान पाओगे। ये आपका देखो हो गया है, ठीक है, ये आपको ये 3 हो चुका है, ठीक है। अब ये बता मैटरनल हेल्थ वाला ना, अब देखो माँ की हेल्थ अच्छी होती है तभी नया बच्चा हेल्थी होता है। माँ की हेल्थ अच्छी होती है तभी नया बच्चा हेल्थी होता है। मैटरनल हेल्थ स्किल, मैटरनल मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ स्किल, माँ की हेल्थ अच्छी होती है तभी नया बच्चा हेल्थी होता है, ठीक है, ठीक है। माँ की हेल्थ अच्छी होती है, मैटरनल हेल्थ स्किल, माँ की हेल्थ अच्छी होती है तभी न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल, तभी नया बच्चा हेल्थी होगा, ठीक है। ये भी हो गया मैटरनल हेल्थ एंड न्यू चाइल्ड हेल्थ स्किल्स, ठीक है। अगर नया बच्चा भी हेल्थी होगा तो वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, और रिप्रोडक्टिव होगा तो बड़ा होकर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बड़ा मतलब एडल्सेंस हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड एडल्सेंस हेल्थ, ये आपका पूरा हो गया। वैसे आपको ऐसे नॉर्मल से याद करोगे तो भी आपको याद हो जाएगी, फिर भी मैंने आपकी इसकी ट्रिक बनाई है। अब है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या याद करना है, इसको जैसे कॉमन कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप टोटल इसमें 4 कंडीशन दी हुई है आपकी, ठीक है। इसको आपको कैसे याद करना है, अब देखो जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी, इसको याद रखना GME, गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्या याद रखना है, गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग मतलब क्या होता है, जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी, GME, एम मतलब डबल हो जाता ना, गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग इवनिंग मतलब क्या होता है, जनरल मेडिकल एंड मेडिकल इमरजेंसी, GME। अब देखो आगे ट्रिक क्या, गुड मॉर्निंग और इवनिंग को ही गैस का इंटेस्टिनल सिस्टम खराब होता है। क्या होता है, गुड मॉर्निंग और इवनिंग को ही गैस का इंटरनेशनल सिस्टम खराब होता है। गुड मॉर्निंग और इवनिंग को ही गैस का इंटरनेशनल सिस्टम खराब होता है। अब देखना कैसे होता है इंटरनेशनल खराब, देखो गुड मॉर्निंग इवनिंग मतलब पता चल गया, गुड मतलब जनरल मेडिकल एंड मेडिकल इमरजेंसी, और गुड मॉर्निंग इवनिंग गैस से खत्म होता है गैस का इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपकी पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको ये पीछे वाले कैसे याद करने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो रेस में 4 कॉमन कंडीशन होती है, एक रेस होती है, इसकी कहानी बनी है थोड़ी मैंने रेस के बारे में। रेस का मतलब होता है आपका ये वाला, अभी बताऊंगा आपको रेस मतलब क्या होता है वो पता चल जाएगा। रेस में 4 कॉमन कंडीशन है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। रेस का मतलब ये मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब होता है श्वसन सिस्टम होता है ना, सांस के बारे में, जो सिस्टम के बारे में आपको कॉमन जानकारी होनी चाहिए। इसके मैंने इसलिए यहाँ पे रेस लिखा है, इसलिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पता चल जाएगा। आप रेस का मतलब क्या होता है, कॉमन कंडीशन, ठीक है। ये किसका भाग है, जनरल गुड मॉर्निंग इवनिंग का भाग है। इसमें क्या होती है, रेस होती है, ठीक है। रेस में कितनी कंडीशन होती है, 4। देख लो, रेस में वही पिटता है जिसका हार्ट और ब्लड कमजोर होता है। रेस में कौन पिटता है, जिसका हार्ट और ब्लड कमजोर होता है। पिटता मतलब रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी क्या है, रेस्पिरेटरी है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। रेस में पिटता वही है, रेस मतलब पिटता है, स्पेलिंग तो ऐसी है लेकिन ट्रिक बनी है मैंने याद करने के लिए। मतलब रेस में कौन पिटता है, रेस्पिरेटरी। रेस में कौन पिटता है, जिसका हार्ट और ब्लड कमजोर, हार्ट हो गया, ब्लड सिस्टम हो गया, ठीक है, और इसके अंदर यूनिट सिस्टम। ये आपको एक छोटा सा एक याद रखना बीच, मतलब रेस में वही पिटता है जिसका हार्ट, दिल और ब्लड कमजोर होता है। ब्लड डिसऑर्डर, खून से कमी से होने वाला रोग होता है ना, कौन कौन सी होती है, इसलिए ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, हो गया। रेस में वही पिटता है जो जिसका हार्ट और ब्लड डिसऑर्डर। आप इसके अंदर इम्यून सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है। और रेस में वो जीतता है जिसका, एक चलो ट्रिक बता देते हैं आपको, देखो, ठीक है। रेस में और वो जीता या मजबूत होता है जिसका आँख कान नाक गला, ठीक, जिसका आँख कान ENT डॉक्टर होता है ना, और इसमें वो जीता है जिसको ईयर आई नोज, थ्रोट मतलब होता है गला, है ना, थ्रोट ईयर आई नोज, ठीक है, पता चल गया। कमज़ोर कौन होता है रेस के अंदर, कमज़ोर कौन होता है, जो दिल और खून जिसका कमज़ोर होता है ना, हार्ट और ब्लड डिसऑर्डर कर्म हो गया। और जीतता कौन है, जिसका आँख कान नाक ENT वाला हो गया, ठीक है। और इसमें ये फर्स्ट एंड कॉमन इमरजेंसी कंडीशन के बारे में क्या है। और खेल के अंदर आपको रेस के अंदर है ना फर्स्ट एड रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। क्या करना है,
रेस के अंदर फर्स्ट एड रखना जरूरी है। क्यों रेस में क्यों फर्स्ट एड रखना? क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, दिमाग में हो सकती है, और वहाँ पर ऐसा कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है रेस के अंदर। ठीक है, रेस के अंदर देखो पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेस में फर्स्ट एड इमरजेंसी भी जरूरी हुआ है तो डिजास्टर होने पर। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अब देख लो जनरल फार्माकोलॉजी, एसेशन ड्रग, यही है जनरल फार्माकोलॉजी एंड एसेशनल ड्रग। इसको कैसे याद रखना? जनरल फार्मा पर ईडी के छापे बहुत पड़ते हैं। ईडी के क्या पड़ते हैं? छापे। आपको पता होगा जनरल मेडिकल कंपनियां होती है जो मेडिकल दवाई गोलियाँ बनाती है, उन पर बहुत सारे छापे पड़ते हैं क्योंकि उन पर पैसा भी बहुत होता है, तो छापे तो पड़ने हैं ईडी के। इसको कैसे याद रखना है? जनरल फार्मा पर ईडी के छापे पड़ते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी एसेशनल ड्रग्स, ईडी मतलब क्या होता है? एसेशनल ड्रग्स। ये आपको भी आप सिलेबस के अंदर आपको याद हो गया। ठीक है, अब आता है सेकेंड लास्ट का जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स एंड ENT ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? ठीक है, जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। देखो इसको याद कैसे करना है आपको? नॉर्मल GST बहुत आग लगाने वाली है। GST क्या है? बहुत ही आग लगाने वाली। बर्न्स मतलब क्या होता है? आग लगाना। GST पता चल गया। GST तो नॉर्मल समझ आएगा। जनरल सर्जरी ट्रॉमा, GST बहुत आग लगने वाली है। जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स, जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स मतलब आग लगाना। इसको वापस, ठीक है, जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स। ठीक है, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? ठीक है, किस पर आग लगाएगी ये? GST किन लोगों पर आग लगाएगी? GST लगाएगी ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टरों पर। ENT डॉक्टर होता है ना आँख का नाक के, ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है आँखों का। आँखों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। GST हो गया, GST आग लगाएगी। GST मतलब क्या? जनरल सर्जरी एंड ट्रॉमा, बर्न्स मतलब आग लगाना। और किस पर लगाएगी? ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टरों पर। ENT होता है किसका? आँख का नाक वाला। ऑप्थेल्मोलॉजी होता है नेत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आँखों के बारे में जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए पढ़ने में। ठीक है, ये आपको पूरा लाइन हो गया। जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर दो कंडीशन ही है, कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट, कॉमन सर्जिकल सेकंड। ये दो आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा हो गया। इस होता है कंजेनिटल मैलफॉर्म्स और स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर। ये आपको दो आपको याद करने हैं। नॉर्मल सी है कंजेनिटल मैलफॉर्म्स, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर। अगर आप सर्जरी करोगे किसी करोगे, अगर आप किसी की सर्जरी करोगे किसी कैंसर की भी करोगे तो कैंसर का आप है जनरल सर्जरी के अंदर स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर। ठीक है, और आपको कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन आपको एक छोटा सा तो आपको याद ही कर लोगे। ठीक है, ये आपको पूरा हो गया। ठीक है, GST बहुत आग लगने वाली किस पर? ENT डॉक्टरों पर। सबसे लास्ट एंड है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये मतलब है नॉर्मली उसकी तरह स्किल बेस्ड था ना जनरल। इसको अगर आप एक या दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक या दो बार देखो ना, आपके बिहेवियर चेंज करने की स्किल है, वर्क मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि यार ये मेरे को याद हो ट्रिक्स है तो मिसलेनियस अच्छा हो जाएगा, तो अब ये देखो ट्रिक क्या है। बिहेवियर चेंज तभी होता है जब कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल मजबूत होती है। बिहेवियर चेंज कब होता है? जब कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल मजबूत होती है। बिहेवियर चेंज कब होता है? जब कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल मजबूत होती है। ठीक है, पहले आपको होती है, तभी आप वर्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग कर पाओगे। समझ में आ गया? तभी आप वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग कर पाओगे। और CHO बनने के लिए आपको हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंपाउंडिंग आनी चाहिए। CHO बनने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कंपाउंडिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप पेशेंट की रिकॉर्ड और रिपोर्ट बना सकते हो। तभी आप क्या बना सकते हो? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट चेंज बना सकते। पता चल गया? बिहेवियर चेंज तभी होता है जब कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल मजबूत होती है। अगर ये मजबूत होगी तो आपको वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग भी अच्छा होगा। ठीक है, और CHO के लिए आपको हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कंपाउंडिंग आनी चाहिए, तभी आप पेशेंट की रिकॉर्ड और रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एंड थैंक यू सो मच। मैंने आप कोशिश पूरी की है बताने की, फिर भी इसमें गलतियाँ हुई तो आई एम सो सॉरी। मैंने पूरा कोशिश की है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नंबर ड्रॉप कर दूँगा, जिससे आप
अपने नाम से, वरना फिर या फिर मैं नंबर लिखते ही, लेकिन या फिर अपना नंबर लिख देता हूँ, जिससे आप मेरे को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ना। इससे आप, ये मेरा नंबर है और इससे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसका भेजिए, और फिर भी गलती हो गई तो मेरी गलती कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। ये मेरा नंबर है, ये आपको मैंने बता दिया है, 9001220445। इसके बारे में आप जरूर, ठीक है ना। और मेरे को नंबर के अंदर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना, और इसकी PDF आप इस नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। 900122 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।